आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, इसकी पहली तासिका में हमने हमारे पाठ्यक्रम की ओर आपका ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया था। बीए द्वितीय वर्ष तृतीय सत्र हिंदी ऐच्छिक प्रश्न पत्र क्रमांक 6 अर्थात प्रयोजन मूलक हिंदी में आप सबका फिर से स्वागत है। और इसमें जो पहला भाग है पाठ्यक्रम का, हिंदी भाषा स्वरूप एवं विकास, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, आपके पाठ्यक्रम में 4 इसके उपशीर्षक हैं हिंदी भाषा स्वरूप एवं विकास के। पहला है हिंदी नामकरण एवं विभिन्न अर्थ। दूसरा है भारतीय आर्य भाषा विकासात्मक सामान्य परिचय। तीसरा है हिंदी भाषा क्रमिक विकास। और चौथा है हिंदी का अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। इस पर ज्यादा चर्चा न करते हुए हम सीधे पाठ्यक्रम की ओर बढ़ते हैं। पहली बार ध्यान रखिए, हमारे पाठ्यक्रम में पहला भाग है हिंदी नामकरण। हिंदी नाम कैसे आया और उसके अलग अलग अर्थ क्या होते हैं, और उसके उपरांत हिंदी भाषा का क्रमिक विकास। अब मैं आपको थोड़ा सा ऐतिहासिक काल में ले जाना चाहूंगा, जहां हिंदी भाषा के इतिहास से जुड़ी हुई कुछ बातें आपके सम्मुख प्रस्तुत की जाएंगी। पहली बात उसमें यह है कि हिंदी शब्द कहां से आया, इसका मूल अर्थ क्या है और उसके अलग अलग अर्थ क्या हो सकते हैं। पहली बात देखिए, हिंदी यह शब्द भारतीय शब्द नहीं है, यह फारसी का शब्द है, जो फारसी के हिंद शब्द में ई प्रत्यय जोड़ करके हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति होती है। अब हिंदी शब्द बना कैसे, इसका मूल अर्थ क्या है, इस पर भी हमें विचार करना है। वैसे देखा जाए तो हिंद यह सिंध का अपभ्रंश रूप है। मतलब जो सिंधु प्रदेश है, उस सिंधु प्रदेश को फारसी लोग हिंद कहा करते थे। हालांकि सिंध से हिंद शब्द बना है, ऐसा कुछ लोगों का कहना नहीं है। वो ये मानते नहीं है, क्योंकि फारसी में हिंद हिंदू शब्द के अलग अलग अर्थ हैं। जैसे हिंदू शब्द का अर्थ है वहां काला, चोर, डाकू, काफिर वगैरह वगैरह, लेकिन इसके मूल शब्द में हिंद शब्द है। और सिंधु प्रदेश के पूर्व के स्थान को उन्होंने हिंद कहा है। इसी से बाद में हिंदुस्तान, हिंद, हिंदी, हिंदवी, हिंदुआनी, हिंदुई, हिंदुस्तानी वगैरह शब्द निर्माण हुए हैं। अब देखिए कि जितना ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है इसका, उसमें थोड़ा सा घुस करके देखें तो हिंद शब्द का अर्थ है सिंध प्रदेश या सिंध के पूर्व का प्रदेश, और इसमें ई प्रत्यय लगने से हो जाता है हिंदी का मतलब होता है हिंद की मतलब भारत की, भारत की कोई चीज, इस अर्थ में। अब वो भाषाई अर्थ में बहुत बाद में प्रयुक्त हुआ। पहले हिंदी शब्द का अर्थ लिया जाता था, वह था ढाके की मलमल। उस समय ढाका हिंद में था, तो ढाके की मलमल को हिंदी कहा जाता था। इतना ही नहीं, भारत में इस्पात से बनी हुई तलवार को भी हिंदी कहा जाता था। इतना ही नहीं, भारत में रहने वाले लोगों को, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, इसको हिंदी कहा जाता था। हमारे बहुत प्रसिद्ध लेखक, आदिकाल के बहुत बड़े कवि अमीर खुसरो ने हिंदी शब्द का अर्थ भारत के मुसलमान भी लिया हुआ है।
और उन्होंने एक शब्दकोश लिखा, पद्यात्मक शब्दकोश खालिक बारी, जिसमें उन्होंने फारसी, अरबी और तुर्की शब्दों के हिंदी पर्याय दिए हुए हैं। वहां से हिंदी शब्द भाषाई अर्थ में प्रयुक्त होने लगा। देखिए, इससे पहले ईरान के राजा दारा के राजमहल में जो बीच में छोड़ के थोड़ा सा डांटता हूं। सुसा के राजमहल में, ईरान के राजा दारा के सुसा के राजमहल में जो हस्तिदंत से बनाई हुई नक्काशी थी, उसको भी हिंदी कहा गया। मतलब भारत की कोई भी वस्तु, भारत के हस्तिदंत के खिलौने हो, भारत की तलवार हो, भारत की कोई भी चीज हो, उसको हिंदी कहा जाता है। इतना ही नहीं, देखिए कि ईरानी राजा दारा के सुसा के राजमहल की हमने बात की, और उसके दरबार में जो भारत के विद्वान लोग भगवत गीता और हितोपदेश जैसे ग्रंथ लेकर के गए, तो उन्होंने वहाँ क्या कहा है उन्होंने कि इन ग्रंथों की भाषा हिंदी है। मतलब उस समय संस्कृत भाषा को भी ईरानी लोग हिंदी ही कहा करते थे। समझ में आई बात? मतलब हिंदी शब्द इतना व्यापक है कि वो भाषाई अर्थ में भले ही बाद में प्रयुक्त हो रहा हो, वह बहुत पहले से भारत की प्रत्येक वस्तु के अर्थ में प्रयुक्त होने लगा था। मैं फिर से कहता हूं, हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति हिंद शब्द में ई प्रत्यय लगाने से होती है, और इसके यह फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है भारत की, भारत का, भारत के। और इस अर्थ में ढाके की मलमल, भारत में इस्पात से बना हुआ खंजर, इस्पात से बनी हुई तलवार, यहाँ चंदन, यहाँ से जाने वाली चंदन की लकड़ी, यहाँ से जाने वाला हस्तिदंत का खिलौना, इन सबको उन्होंने हिंदी कहा। इन सबको उन्होंने हिंदी कहा, और हिंदी शब्द का भाषाई अर्थ में प्रयोग बहुत बाद में हुआ। उसके पहले इसे हिंदुई, हिंदवानी, हिंदुस्तानी इत्यादि शब्दों से पुकारा गया है। वैसे देखा जाए तो मैंने अभी जिनका उल्लेख किया था कि आदिकाल के कवि अमीर खुसरो जी ने जो खालिक बारी नाम का पद्यात्मक शब्दकोश बनाया, उस पद्यात्मक शब्दकोश में अरबी, तुर्की और फारसी के पर्याय हिंदवी के रूप में दिए हैं। मतलब अमीर खुसरो ने अपने इस पद्यात्मक शब्दकोश को, जो हिंदी शब्द प्रयुक्त हुए, उन्हें हिंदुई कहा है। इतना ही नहीं, संत कबीर या उनके काल में जो भारतीय लोग लिखा करते थे हिंदी में, वो इसे हिंदी नहीं कहते थे, वो उसको भाखा कहते थे। भाखा या भाषा, भाषा या भाखा कहते थे। जैसे क्या भाखा क्या संस्कृत, भाव चाहिए सांझ, ऐसा कबीर बताते हैं। या फिर तुलसीदास कहते हैं, लिखी भाखा चौपाई कहो। मैंने चौपाइयां जो लिखी हैं वो भाषा में लिखी हैं। मतलब भाषा, इस शब्द का अर्थ हिंदी लिया जाता था। और वह कौन सा लिया जाता था? वह उत्तर भारत में प्रयुक्त होने वाली जो अलग अलग साहित्यिक भाषाएं थीं, जैसे अवधी थी, जैसे ब्रजभाषा थी, इनको वो भाका कहते थे। लेकिन मुसलमानों ने, ईरानियों ने, पठानों ने, अफगानों ने इसे ही हिंदी कहा, जिसको हम भाखाया भाषा कहते थे।
देखिए इसमें सूफी संत नूर मोहम्मद हों, मलिक मोहम्मद जायसी हों, इन सभी ने इसे हिंदूई कहा है या हिंदवी कहा है। हिंदी नाम बहुत बाद में जुड़ गया। इतना ही नहीं, अगर और देखा जाए तो जो लोग मुस्लिम आक्रांता के रूप में इस देश में आए, जिन्होंने दिल्ली आगरे को अपनी राजधानी बनाया और उसके आसपास हरियाणा के लोग रहा करते थे, हरियाणा के और दिल्ली के आसपास के लोगों की जो बोली थी उसको उन्होंने हिंदी नाम दिया। हालांकि उसको मूल नाम कौरवी था, कौरवी नाम था उसका शास्त्रीय रूप में, और बोली भाषा के रूप में उसे खड़ी बोली कहा जाता था। यही खड़ी बोली आगे चल करके हिंदी नाम से प्रसिद्ध हुई। हालांकि ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो खड़ी बोली नाम भी बहुत बाद में आया हुआ है। उसे केवल भाखा कहा जाता था। खड़ी बोली, अवधी, ब्रजभाषा, हरियाणवी, उस समय की जितनी भी कन्नौजी, बुंदेली, राजस्थानी, जयपुरी, ढूंढानी, मारवाड़ी, मालवी, बिहारी, जिनके अंतर्गत मैथिली, भोजपुरी, मगही, पहाड़ी, ये सारे हिंदी के अलग अलग प्रकार थे। उनमें से केवल एक खड़ी बोली को मुस्लिम शासकों ने अपनाया। मुस्लिम शासकों ने अपनाया क्योंकि खड़ी बोली में कोई काव्य रचना नहीं हुआ करती थी, वो आसानी से गद्य के तौर पर प्रयुक्त हो सकती थी। इसलिए उन्होंने खड़ी बोली को अपने व्यवहार की भाषा बना दिया और इसी को बाद में किसी ने हिंदी कहा, किसी ने हिंदुई कहा, किसी ने हिंदवी कहा, किसी ने हिंदुस्तानी कहा। तो ये मूल रूप से हिंदी शब्द के अलग अलग अर्थ और उसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को हम देख सकते हैं। हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मुल्ला दाऊद नाम के किसी सूफी संत ने किया हुआ है, नूर मोहम्मद ने किया हुआ है, और उन्होंने हिंदवी को भाषा ने कहा, का भाषा क्या हिंदवी, भाव चाहिए सांझ, ऐसा नूर मोहम्मद कहते हैं। मतलब कोई बात भाषा, मतलब ऐसी भाषा जिसको ब्रज, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ब्रज भाषा, इन सभी में प्रयुक्त किया था, उसको भाषा कहा जाता था। और मुसलमान लोग जो खड़ी बोली बोलते थे उसको हिंदवी कहा जाता था। तो इस प्रकार से हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। इसको हमने संक्षेप में देखा। अब हमारा जो अगला भाग है हमारे पाठ्यक्रम का, वह है भारतीय आर्य भाषाओं का संक्षिप्त इतिहास। एक बार मैं उसे देखता हूँ और फिर प्रस्तुत करता हूँ। जो कल परसों मैंने बात की थी आपसे, जिनमें संपूर्ण पाठ्यक्रम आपके सम्मुख रखा था, उस पाठ्यक्रम में से देखिए पहला भाग जो है, उस पहले भाग में हमने जो अभी देखा वह है हिंदी भाषा का हिंदी नामकरण और उसके विभिन्न अर्थ, ये हमने अभी आपको बताया। अब हमारा दूसरा भाग है भारतीय आर्य भाषा विकासात्मक सामान्य परिचय। इसमें बहुत डिटेल में हमें नहीं जाना है, केवल सरसरी तौर पर आपको समझ में आना चाहिए कि हिंदी भाषा बनी तो उसका थोड़ा सा इतिहास कैसा है, और खास करके भारतीय आर्य भाषाएं कौन सी हैं, और फिर उससे हिंदी भाषा कैसे निर्मित हुई। देखिए हमारा जो भारतीय भाषाई परिप्रेक्ष्य है वह 3-4 भाषा परिवारों में विभक्त है। एक है भारोपीय परिवार, दूसरा है द्रविड़ परिवार, तीसरा है चीनी तिब्बती परिवार। ये 3 परिवार महत्वपूर्ण हैं, और एक आध परिवार मणिपुरी जैसा आ सकता है, जो बर्मी का परिवार आता है, ब्रह्मी का परिवार। यानी देखिए कि भारोपीय परिवार, द्रविड़ परिवार, चीनी तिब्बती परिवार और बर्मी परिवार, इन परिवारों की भाषाएं भारत में बोली जाती हैं, और जिसमें
सबसे अधिक महत्वपूर्ण भारोपीय भाषा है, भारोपीय भाषा परिवार है। और भारोपीय भाषा परिवार कैसे बना, इसका संक्षिप्त इतिहास मैं आपके सम्मुख रखूंगा। देखिए, जब पहली बार सर विलियम जोन्स ने 1883 में अभिज्ञान शाकुंतलम इस कालिदास के तीसरे नाटक का अंग्रेजी अनुवाद किया, तो विश्व भर के लोगों तक वो पहुंच गया और उन्हें पहली बार पता चला कि इतना महत्वपूर्ण साहित्य, इतनी बड़ी भाषा, इतनी महान भाषा भारत जैसे देश में है। और उन्होंने तब ओरिएंटलिज्म, जिसको पौर्वात्य विद्या कहते हैं, उस शाखा की स्थापना की और संपूर्ण विश्व भर के ज्ञान साहित्य को, विद्यमान भाषा साहित्य को उन्होंने दो विभागों में विभक्त किया, एक संस्कृत के विभाग में और दूसरा संस्कृत इतर विभाग में। और इससे अलग अलग संशोधन होते 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 एक बहुत बड़ा भाषा परिवार निर्माण हुआ, जिसका नाम है भारोपीय परिवार। और भारोपीय परिवार की भारत ईरानीय शाखा की सबसे महत्वपूर्ण भाषा के रूप में हम संस्कृत को जानते हैं। हम संस्कृत को जानते हैं और संस्कृत से जितनी भाषाएं निकली हैं वो सारी भारोपीय भाषाएं कही जाती हैं। इनमें स्वदेशी जो भारतीय भाषाएं हैं, जिनमें हिंदी, मराठी, गुजराती, उसके उपरांत उड़ीसा की भाषा, बंगाल की भाषा, असम की भाषा, कश्मीर की भाषा, पंजाब की भाषा, ये सारी भाषाएं जो है उत्तर भारत की, वो सारी की सारी आर्य भाषाएं हैं जो संस्कृत भाषा से निकली हुई है। तो उसमें से हिंदी भी एक है। तो हमारे पाठ्यक्रम का जो दूसरा भाग है, भारतीय आर्य भाषा विकासात्मक सामान्य परिचय, अब इसको हम थोड़ा सा देखेंगे। तो सबसे पहले देखा जाए तो ईसा से पूर्व 5000 वर्ष से भी ज्यादा पहले वैदिक संस्कृत भाषा थी। कौन सी थी? वैदिक संस्कृत भाषा। और इस वैदिक संस्कृत भाषा में जो ग्रंथ रचे गए, जिनमें वेद हैं, हमारे वेद हैं। इन वेदों में 4 वेद आपको पता होने चाहिए। एक है ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा अथर्ववेद। और इन्हीं वेदों के 4 उपवेद भी हैं। ऋग्वेद से बना आयुर्वेद, यजुर्वेद से बना धनुर्वेद, सामवेद से बना गांधर्ववेद और अथर्ववेद से बना शिल्पवेद या अर्थवेद। अब प्रत्येक वेदों के कुछ उपनिषद हैं। इन उपनिषदों में 21 उपनिषद महत्वपूर्ण है, 11 उपनिषद महत्वपूर्ण है, जिनमें ईश, केन, कठ, मंडू, मांडुक्य, ऐतरेय, तैतरेय, छांदोग्य, बृहदारण्यक, श्वेताश्वेतर, ये 11 उपनिषद प्रमुख हैं। देखिए, मैं फिर से कह रहा हूं, वैदिक संस्कृत भाषा वो भाषा है जिसमें वेद, उपनिषद, ब्राह्मण और आरण्यक ग्रंथों की रचना हुई, जिनमें 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 उपवेद, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्ववेद, शिल्पवेद, 11 उपनिषद, ईश, केन, कठ, प्रश्न, मंडू, मांडुक्य, ऐतरेय, तैतरेय, छांदोग्य, बृहदारण्यक, श्वेताश्वेतर, ये 11 उपनिषद इसमें प्रमुख हैं। इसके अलावा भी बहुत से उपनिषद हैं। अब ब्राह्मण ग्रंथों में ऐतरेय ब्राह्मण, तैतरीय ब्राह्मण, तांड्य ब्राह्मण इत्यादि ग्रंथ प्रमुख हैं। और आरण्यक ग्रंथों में इसी आधार पर आरण्यक ग्रंथ बने। तो देखिए, आरण्यक शब्द का अर्थ होता है अरण्य में, वन में, तपोवन में रचे गए ग्रंथ। उपनिषद शब्द का अर्थ होता है गुरु के पास बैठ करके जिसका ज्ञान अर्जन किया जाए, वो उपनिषद हैं। और ब्राह्मण ग्रंथ वे ग्रंथ हैं जो वेदों के व्याख्यान हैं। तो ये जो वैदिक संस्कृत भाषा है, यह ईसा से पूर्व हजारों वर्ष चला करती थी। और धीरे धीरे जब वैदिक संस्कृत भाषा में जो 12 लकार हैं, लेट, लट, लिट, लिंग, लुंग, विधिर्लिंग, आशीर्लिंग वगैरह है, ये लोगों को कठिन जाने लगे, तब उन्होंने इनके शब्दों का कोश बनाया। तो उस शब्द कोश के ग्रंथ का नाम है निघंटु।
निघंटु की व्याख्या करने वाला ग्रंथ है निरुक्त। तो ये वैदिक संस्कृत के शब्दकोश और उसके अर्थ हैं। उसके उपरांत देखा जाए तो वेदों का सांगोपांग अध्ययन करने के लिए 6 अंग बना दिए गए, जिनमें से शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष, ये 6 वेद के अंग हुए। और 6 वेद के उपांगों में मीमांसा, न्याय, वैशेषिक, योग, वेदांत और सांख्य, ये उसके 6 उपांग हुए। तो ये हमारा सारा वैदिक साहित्य कहलाता है। अब ये वैदिक साहित्य मतलब 4 वेद, 4 उपवेद, 11 उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ, 6 वेदों के उपांग शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, और 6 वेदों के उपांग जिनमें मीमांसा, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग और वेदांत आते हैं, इन सबको वैदिक साहित्य कहा जाता है। लेकिन यही वैदिक साहित्य जब लोगों को कठिन लगने लगा, तब एक नई भाषा की निर्मित हुई जिसको कहा जाता है लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत का पहला काल, फिर उसके बाद लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत में 2 महान काव्य लिखे गए, क्रमशः जिनको श्रीमद् वाल्मीकि रामायण और महाभारत कहा जाता है। श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के ही भीष्म पर्व का एक अंग है। मैं फिर से कह रहा हूं, देखिए कि वैदिक संस्कृत जब बहुत कठिन होती गई, तब उसका साधारण रूप हमारे सामने आता है, वो लौकिक संस्कृत। और लौकिक संस्कृत के 2 महान काव्य हमारे भारतीय जनजीवन के उपजीव्य ग्रंथ बन चुके हैं। एक है महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखित श्रीमद् रामायण, और दूसरा है व्यास द्वारा लिखित महाभारत। और श्रीमद् भगवद गीता महाभारत का ही एक भाग है। और इसी से जुड़ करके वेद व्यास जी के जो ग्रंथ हैं, अन्य ग्रंथ, उनमें 18 पुराण आते हैं। इन पुराणों में विष्णु पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, ब्रह्म पुराण, तांड्य मतलब नारद पुराण, गरुड़ पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, देवी भागवत पुराण इत्यादि इसमें आते हैं। तो ये लौकिक संस्कृत का काव्य हुआ, लेकिन ये धार्मिक रहा। लेकिन इसके साथ ही साथ लौकिक संस्कृत में अन्य भी रचना हो रही थी, जैसे भास, कालिदास इत्यादि के नाटक और महाकाव्य आ रहे थे। भारवी, भवभूति, दंडी इत्यादि के भी महाकाव्य आ रहे थे। मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये बहुत बड़ा विषय है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि वैदिक संस्कृत जब बहुत कठिन लगने लगी, तब उसका लौकिक संस्कृत में रूपांतरण हुआ। और लौकिक संस्कृत में कालिदास, भास जैसे बहुत बड़े बड़े कवि हुए। कालिदास के 3 नाटक बहुत प्रसिद्ध हैं, जिनमें पहला नाटक है उनका मालविकाग्निमित्र, दूसरा नाटक है उनका विक्रमोर्वशीयम, तीसरा अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसका उल्लेख मैंने सर विलियम जोन्स के प्रकरण में किया हुआ था। भास के 13 नाटक हैं, जिनमें स्वप्न योगंधरायन, प्रतिज्ञा योगंधरायन, स्वप्नवासवदत्ता, उसके उपरांत कर्णभारम, उरुभंगम, मध्यम व्यायोग वगैरह वगैरह। भवभूति का नाटक है उत्तर रामचरितम। और नाटक के साथ साथ अन्य भी महाकाव्य लिखे गए, जैसे कालिदास का महाकाव्य आपको पता होगा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण महाकाव्य उन्होंने लिखा हुआ है शिव पार्वती पर लेकर के, कुमार संभवम नाम का। अन्य उनके काव्यों में मेघदूतम है, कुमार संभवम का तो उल्लेख किया ही जा चुका है। तो इस प्रकार से उन्होंने बहुत बड़े बड़े महाकाव्य लिखे हुए हैं। और संस्कृत में एक प्रकार से बहुत बड़ा साहित्य लौकिक संस्कृत में लिखा गया। अब कुछ लोगों को लौकिक संस्कृत भी कठिन जाने लग गई, तब प्रादेशिक रूप सामान्य भाषाओं के निर्माण हुए, जिनमें धार्मिक उपदेश बाद में किया गया। मतलब मगध की जो भाषा थी उसमें जैनियों ने अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया, जिसको अर्धमागधी भाषा कहते हैं। जैन धर्म हिंदू धर्म के बाद में निर्माण हुआ, भारत का धर्म है। उसके उपरांत बौद्ध धर्म निर्माण हुआ, और बौद्ध धर्म में
बिहार की जो भाषा थी उस समय की, हाँ, बिहार की और उत्तर भारत की जो भाषा थी, उस पाली भाषा में गौतम बुद्ध ने उपदेश दिए। तो ये उस समय के, अब यहाँ देखिए कि वैदिक संस्कृत के बाद लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत के बाद प्राकृतों का उत्थान हुआ, और प्राकृतों का उत्थान तीन भागों में हुआ। एक प्राकृत, दूसरा अपभ्रंश, और तीसरा अवहट्ट के रूप में। तो ये अपभ्रंश और प्राकृतों के रूप में, प्राकृतों में मैंने अभी कहा था कि प्रादेशिक प्राकृतें बनी, जैसे महाराष्ट्र में महाराष्ट्री प्राकृत, मध्य प्रदेश में शौरसेनी प्राकृत, गुजरात में गुर्जर प्राकृत, बंगाल में गौड़ प्राकृत, सिंध प्रदेश में ब्राचड़ प्राकृत और उनके अपभ्रंश। जो नाम प्राकृत के हैं वही नाम लगभग अपभ्रंशों के भी, जैसे महाराष्ट्री प्राकृत से महाराष्ट्री अपभ्रंश निकली, शौरसेनी प्राकृत से शौरसेनी अपभ्रंश, गुर्जर गुर्जर प्राकृत से गुर्जर अपभ्रंश, ब्राचड़ अपभ्रंश से ब्राचड़ प्राकृत से ब्राचड़ अपभ्रंश। इनमें एक पैशाची नाम की भी एक भाषा थी जिसमें बृहत कथा जैसा महान ग्रंथ लिखा गया। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि ये अलग अलग भाषाएं निर्माण होती रहीं प्रादेशिक स्तर पर। जैसे मैंने अभी कहा था कि महाराष्ट्र में महाराष्ट्री प्राकृत महाराष्ट्री अपभ्रंश, बंगाल में गौड़ प्राकृत गौड़ अपभ्रंश, गुजरात में गुर्जर प्राकृत गुर्जर अपभ्रंश। और इसके उपरांत हम देखते हैं कि अपभ्रंश से बाद में भारतीय आर्य भाषाएं बनी ईसा के पहले सहस्त्रक में, मतलब ईसा की 8वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी के आसपास अपभ्रंश भाषाओं का रूपांतरण आज की भारतीय आर्य भाषाओं में होने लगा, और उसका हिंदी से संबंध क्या है ये भी हमें देखना पड़ेगा। अब हमारा समय समाप्त होते आ रहा है। अगले सोमवार को हम और भी अधिक डिटेल में लेने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आज जुड़ने में थोड़ी कठिनाई आ गई। हम सोमवार की तासिका में बहुत डिटेल में जो हिंदी शब्द की उत्पत्ति हुई है उसको डिटेल में लेंगे, हिंदी शब्द के अलग अलग अर्थ भी लेंगे, और भाषाई अर्थ में हिंदी शब्द कैसे प्रयुक्त होने लगा ये बहुत बहुत डिटेल में सोमवार को ले लेंगे। तब तक के लिए, क्योंकि हमें और भी अन्य तासिकाओं की तैयारी करनी है, और अगले सोमवार बराबर 9:20 पर आपको उपस्थित होना ही है, ध्यान रहे। आगे पीछे अगर कुछ हो गए तो नुकसान आपका होगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंदी जय नागरी। एक और सूचना, मैंने सभी ग्रुप पर 10 जनवरी विश्व हिंदी दिन के उपलक्ष्य में हमारे महाविद्यालय रामकृष्ण परमहंस महाविद्यालय और तेरणा महाविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में एक अंतर्राष्ट्रीय वेब संगोष्ठी ली गई थी। उसकी लिंक, उसकी यूट्यूब लिंक हमने भेज दी है प्रत्येक ग्रुप पर, वो आप देखिए, आपको उसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रमाण पत्र भी आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंदी जय नागरी।